जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। यह जो है क्लास खास करके यूपी ट्रिपल एससी जो आने वाले समय में एग्ज़ाम है उसी पर बेस आधारित है। जैसे उसमें 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछता है, तो इसमें हम 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 5 क्वेश्चन पॉलिटी का, 5 क्वेश्चन जियोग्राफी का, 5 क्वेश्चन साइंस का और 5 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन जो है करंट का मिला के बनाए हैं, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है यूजफुल रहेगा। और हमने जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी को जो है लिखा है, ताकि जो क्वेश्चन है वो अगर फिर से रिपीट हो तो वो छूटने ना पाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वह किस स्थान पर हुआ था। विकल्प है वैशाली, विकल्प बी है राजगिरी, विकल्प सी है कुंडलवन, विकल्प डी है पाटलिपुत्र। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है, डी है। तो तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है यह पाटलिपुत्र में हुआ था। यदि की बात की जाए प्रथम जो है बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वह राजगिरी में हुआ था। यदि बात की जाए द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा वैशाली। यदि बात की जाए चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था, कुंडलवन में। और यदि बात की जाए तृतीय को कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। यदि बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था, तो इसका आयोजन जो है वह 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। यदि बात की जाए द्वितीय की, तो द्वितीय जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था इसका आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में। यदि बात की जाए तीसरे की बात की जाए कब हुआ था, तो तीसरा है कहीं कहीं बुक में 250 ईसा पूर्व मिलेगा या 253 या 255 ईसा पूर्व मिलेगा। तो एक ही विकल्प मिलेगा इसमें जो भी एग्ज़ाम में आएगा, तो इसी के नियर अबाउट माना जाता है। तो आप लोग इसमें से एक टिक करेंगे। यदि बात की जाए चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था, तो इसका आयोजन जो है वह ईस्वी में, या कह सकते हैं कि 98 ईस्वी में जो है हुआ था। यदि बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने करवाया था, तो अजातशत्रु ने। दूसरे का जो है कालाशोक, तीसरे का जो है अशोक और चतुर्थ का जो आयोजक था वह कनिष्क था। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। यदि बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीत के समय अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। दूसरे में जो थे वह सबगामिनी थे। यदि बात की जाए तीसरे में, तो मोगली पुत्र थे। यदि बात की जाए चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन के समय अध्यक्ष कौन था, तो वह सुमित्र या अश्वघोष थे। आइए दूसरा प्रश्न है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था। तो आप लोग को बताना है मेगस्थनीज जो है यह किसका राजदूत था। तो इसका जो सही आंसर है वह है सेल्यूकस। मेगस्थनीज जो है वह सेल्यूकस का राजदूत था। यदि बात की जाए मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगस्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आया था। इसकी एक पुस्तक है, मेगस्थनीज की बात की जाए तो कौन फेमस पुस्तक है, तो इसकी एक फेमस पुस्तिका है वह है इंडिका। अगला क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है किस नगर में स्थित है। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है, नासिक में, मुंबई में, पुणे में या औरंगाबाद में। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं यह जो है औरंगाबाद में स्थित हैं। यदि बात की जाए औरंगाबाद कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यदि बात की जाए इसे किस शासक ने बनवाया था, तो इसके शासक का नाम था नरेश कृष्ण। यदि बात की जाए किन राजवंश से संबंधित था, तो यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। यदि बात की जाए औरंगाबाद में जो है एक औरंगजेब ने किसकी जो है वहाँ पे मूर्ति स्थापित की थी, या कौन सा स्थापत्य वहाँ पर स्थापित की थी। तो आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो औरंगाबाद में जो है औरंगजेब ने जो है बीबी का मकबरा बनवाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पाल वंश का संस्थापक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या गोविंदपाल। तो जो पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन सा है, गोपाल है, अर्थात सी विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है
किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को बताना है कि किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, मोहम्मद गौरी को या इब्न बतूता को? तो इसका जो सही आंसर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है या इसे लाख दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो इन्होंने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। यह जो है मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था। यदि बात की जाए इसने जो है एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मीनार बनवाया था। यदि बात की जाए इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जो है यह गुलाम वंश का वास्तविक, अगर या दिल्ली वंश का पूछे वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो इल्तुतमिश के माना जाता है। यदि बात की जाए इल्तुतमिश की, तो इसे जो है गुलामों का गुलाम के नाम से भी जाना जाता है। अगला शासक है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की बात की जाए तो यह जो सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा शासक था, किंतु सनक भरी योजनाओं के कारण इसे पगला सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसने ही जो है दिल्ली से अपनी जो राजधानी थी तुगलकाबाद स्थापित की थी। अगला विकल्प है डी, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता की बात की जाए तो यह जो है मोहम्मद गौरी के शासनकाल में इसके दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो आप लोग को बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। पुणे में, मुंबई में, सूरत में या पांडिचेरी में? तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सूरत। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात इंग्लैंड जो था वो अपनी प्रथम जो फैक्ट्री थी वह कहाँ, किस जगह खोली थी? सूरत में। यदि आपको एक ट्रिक बताएं कि कौन सा है इसका, तो देखिए जो सूरत में यदि बात की जाए कौन कौन सी कंपनी प्रथम खोली थी वहाँ पे, तो सूरत में जो है 2 लोगों ने वहाँ पे अपनी फैक्ट्री प्रथम खोली थी, एक फ्रांस और दूसरा जो था वह था ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात इंग्लैंड। अब इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए फ्रांस के लोग और अंग्रेज़ के लोग जो है गोरे होते हैं, तो उसी से आप लोग याद कर सकते हैं सूरत में जो है फ्रांस और अंग्रेज़ों ने जो है अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी। और यदि बात की जाए पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल में जो है प्रथम जो है आया था गोवा में, तो उसने जो है अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है गोवा में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विद्रोह अवध से संबंधित है? तो आप लोग को बताना है इन चारों विकल्पों में कौन सा विद्रोह है जो अवध से संबंधित है। विकल्प ए है मोपला विद्रोह, विकल्प बी है पाबना विद्रोह, विकल्प सी है एका आंदोलन, विकल्प डी है बिरसा मुंडा आंदोलन। तो आप लोग बताइए इनमें कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है यह अवध से संबंधित है। यदि बात की जाए बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह जो है कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। यदि बात की जाए पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? यह बंगाल में हुआ था। यदि बात की जाए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो है यह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। आइए अब हम लोग इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बंगाल विभाजन अंग्रेज़ों ने कब किया था? तो आप लोग बताइए कि बंगाल का विभाजन जो है अंग्रेज़ों ने कब किया था। विकल्प ए है 1906, विकल्प बी है 1905, विकल्प सी है 1911 और विकल्प डी है 1907। तो बताइए अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल का विभाजन कब किया था? 1906 में किया था या 1905 में किया था या 1911 में किया था या 1907 में? तो बंगाल विभाजन जो है वह कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। यदि बात की जाए 1905 में वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था वह करजन था। यदि बात की जाए इसी बंगाल विभाजन के जो है बाद कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बंग भंग आंदोलन जो है इसके विरोध में चलाया गया था, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात की जाए 1906 में, तो 1906 में जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय था इस समय वायसराय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल था वह 1905 से लेके 1910 तक था, किंतु जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो था किसका कार्यकाल था? करजन का था। 1906 में बात की जाए तो ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यदि बात की जाए 1907 में, तो 1907 में जो है कांग्रेस जो है वह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। यदि बात की जाए 1911 में, तो 1911 में वायसराय जो था वह था लॉर्ड हार्डिंग। इसी समय जो है मैरी और जो है जॉर्ज पंचम आए थे
और दिल्ली जो कोलकाता राजधानी थी वह कहाँ स्थापित कर, नया राजधानी जो है दिल्ली को बनाया गया, किंतु यह पूर्णतः जो लागू हुआ वह 1912 से हुआ। और 1911 में ही जब आए थे तो जो ये बंगाल विभाजन हुआ था इसको रद्द कर दिया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अवध का संस्थापक किसे माना जाता है। तो अवध का संस्थापक किसे माना जाता है, आप लोग बताइए। जो ये संस्थापक था यह कब अवध की स्थापना हुई, तो यह जो है मुग़लों से स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। तो आप लोग को बताना है कि मुग़लों से जो है स्वतंत्र होकर अवध का जो संस्थापक था वह कौन था। तो विकल्प ए है मुर्शीद कुली खां, विकल्प बी है चिनकिलीच, विकल्प सी है शहादत खां और विकल्प डी है चूड़ामन और बदन सिंह। तो बताइए कि कौन सा सही है, अवध का संस्थापक किसे माना जाता है। तो अवध का संस्थापक जो है वह किसे माना जाता है, शहादत खां को। तो शहादत खां जो है अवध की स्थापना की थी, जो कि मुग़लों से स्वतंत्र होकर। अगला बात की जाए मुर्शीद कुली खां की, तो मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल का संस्थापक माना जाता है। यदि बात की जाए चिनकिलीच की, तो चिनकिलीच को जो है हैदराबाद का संस्थापक माना जाता है, जबकि चूड़ामन और बदन सिंह जो है यह भरतपुर के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग को बताना है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। कुछ विकल्प ए है अनुच्छेद 324, विकल्प बी है अनुच्छेद 360, विकल्प यदि सी की बात की जाए तो अनुच्छेद 143 है और अनुच्छेद 280, विकल्प डी है 280। तो बताइए कौन सा सही है, या ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है। तो आप लोग बताइए कि अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 280। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 324 की, तो अनुच्छेद 324 में जो है किसका वर्णन किया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में। यदि बात की जाए अनुच्छेद 360 की, तो अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन है, वित्त से जो है संबंधित है, अर्थात जो वित्तीय आपात लगाया जाता है वह अनुच्छेद 360 में है। अभी तक भारत में एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 और 356 में भी है। यदि भारत में आपातकाल लगाना हो तो 356 या जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। यदि बात की जाए अनुच्छेद 356 की, तो राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है जिसका जो प्रमुख होता है वह कौन कार्य करता है, राज्यपाल। तो उसका जो प्रावधान किया गया है वह 356 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दल बदल से संबंधित कौन सा अनुसूची है। तो आप लोग को बताना है कि दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है या 9वीं अनुसूची है या 10वीं अनुसूची है या 11वीं अनुसूची। तो बताइए विकल्प ए में है 8वीं अनुसूची, विकल्प बी में है 9वीं अनुसूची, विकल्प सी में है 10वीं अनुसूची, विकल्प डी में है 11वीं अनुसूची। तो बताइए कौन सी सही है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह है 10वीं। यदि दल बदल से संबंधित बात की जाए कौन सी अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। यदि बात की जाए भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। 9वीं अनुसूची जो है वह कौन सी जोड़ी गई थी, 8वीं अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची 1951 ईस्वी में जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। यदि 10वीं अनुसूची की बात की जाए यह कब जोड़ी गई थी, तो 10वीं अनुसूची जो है यह 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। यदि बात की जाए 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। जब भारतीय संविधान बना था तो उस टाइम जो है 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधवी को स्वीकार किया गया और वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यदि बात की जाए 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से पंचायती राज से संबंधित है। अगर बात की जाए कब जोड़ा गया, तो इसे जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया। यदि बात की जाए इसमें कितने विषय हैं, तो राज्य जो पंचायती से हैं उसमें 29 विषय हैं। यदि अगर नगर की बात की जाए तो नगर में जो है यह 74वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा जोड़ा गया था, 1993-94 में जोड़ा गया था और उसे जो है उसमें कुल मिला के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को बताना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, केसी नियोगी, एनके सिंह या सरदार बलदेव सिंह? तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो देखिए केसी नियोगी जो हैं वो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। यदि बात की जाए वर्तमान समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। यदि बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे। यदि सरदार बलदेव सिंह की बात की जाए तो सरदार बलदेव सिंह जो है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री रहे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा स्रोत भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है? तो आप लोग को बताना है कि जो निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से वह कौन सा स्रोत है जो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिए गए हैं। विकल्प ए है संशोधनात्मक शासन प्रणाली, विकल्प बी है न्यायिक पुनरावलोकन, विकल्प सी है मौलिक कर्तव्य, विकल्प डी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है इसमें। तो देखिए ए सही है। संशोधनात्मक शासन प्रणाली जो है यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। यदि बात की जाए न्यायिक पुनरावलोकन की, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। यदि मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। अगला विकल्प की बात की जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है यह जापान से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप लोग बताइए। विकल्प ए है अनुच्छेद 25, विकल्प सी है अनुच्छेद 17, विकल्प सी है अनुच्छेद 14 और विकल्प डी है अनुच्छेद 21। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसमें जो सही है वह है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में जो है किसकी बात की गई है? विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। यदि अनुच्छेद 25 की बात की जाए तो अनुच्छेद 25 में जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत से संबंधित है। यदि अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो बताइए आप लोग कौन सा इसमें विकल्प सही है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को, 1 दिसंबर 1963 को, या 1 नवंबर 1966 को, या 1 अक्टूबर 1953 को? तो बताइए कौन सा इसमें सही है। तो यदि बात की जाए भाषाई, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाषाई आधार पर जो है गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर जो है प्रथम जो राज्य गठित हुआ था वह आंध्र प्रदेश था। और यह कब गठित हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो 1 अक्टूबर 1930 को जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। यदि बात की जाए 1 मई 1960 की, तो 1 मई 1960 को जो है गुजरात और महाराष्ट्र का जो है नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ। यदि बात की जाए 1 दिसंबर 1963 की, तो 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड राज्य की स्थापना होती है। यदि बात की जाए 1 नवंबर 1966 की, तो 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य की स्थापना होती है। आइए इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। विकल्प ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, विकल्प बी है ए.ओ. होम, जबकि विकल्प सी है सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि विकल्प डी है महात्मा गांधी। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह कौन सी है? वह है ए.ओ. ह्यूम ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। यदि बात की जाए व्योमेश चंद्र बनर्जी की, तो व्योमेश चंद्र जो बनर्जी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। यदि सच्चिदानंद सिन्हा की बात की जाए तो भारतीय संविधान की स्थापना जब हो रही थी, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी की बात की जाए कि इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 40वीं बैठक थी उसी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी
1858 ईस्वी में कहाँ थी? तो बताइए कौन सा इसमें विकल्प सही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 में कहाँ थी? आगरा में थी या लखनऊ में थी या अयोध्या में थी या प्रयागराज में थी? तो बताइए कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 में कहाँ थी? वह प्रयागराज में स्थापित की गई थी। यदि बात की जाए उसके पहले कहाँ थी, तो 1836 से लेके 1858 तक जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। उसके पश्चात प्रयागराज, उसके बाद आंशिक रूप से जो है लखनऊ बनाई जाती है 1921 में, और 1937 में जो है इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो बताइए यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को, तुर्की को, इटली को या फिनलैंड को? तो बताइए कौन सा सही है इसमें? तो देखिए यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। यदि बात की जाए स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड में जो है आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार है। यदि पूछे क्वेश्चन कि आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है, तो वह कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। यदि बात की जाए इटली की, तो इटली को जो है यूरोप का जो है भारत माना जाता है। यदि बात की जाए फिनलैंड की, तो फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसमें नहीं है, अर्थात इसमें से 3 नदियां जो हैं वह कृष्णा की सहायक नदी हैं, किंतु एक नदी जो है वह किसी और नदी की सहायक है। तो आप लोग बताइए कि वह कौन सी नदी है? तो देखिए तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना भी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, पंचगंगा भी सहायक नदी है कृष्णा की, लेकिन जो पेनगंगा है वह किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, जबकि पंचगंगा वह किसकी है? कृष्णा की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य उड़ीसा में है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सा अभयारण्य है जो उड़ीसा में है। तो बताइए सिमलीपाल है, डाम्फा है या पेरियार है या पंचमढ़ी? तो देखिए जो कौन सा, देखिए उड़ीसा में पूछा है तो सिमलीपाल जो अभयारण्य है यह उड़ीसा में है। यदि पंचमढ़ी की बात की जाए तो पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। पेरियार की बात की जाए, पेरियार किस राज्य में स्थित है? केरल में। यदि डाम्फा की बात की जाए यह कहाँ पर है? मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो आप लोग को बताइए कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, सारस है या तोता है या कोयला है? तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वह कौन सा है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है बी, सारस। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वह कौन सा है? सारस। यदि भारत की बात की जाए तो मोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितनी भाषाएं छपी होती हैं? तो भारत की जो मुद्रा होती हैं उसकी पीछे की तरफ कितनी भाषाएं जो है छपी होती हैं बताना है आपको। 10, 22, 15 या 24? तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, 15। तो भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ भाषाएं जो छपी होती हैं वह कितनी होती हैं? 15। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, रखो और निकालो किस अर्थव्यवस्था की नीति है? तो आप लोग को बताना है रखो और निकालो किस अर्थव्यवस्था की नीति है? समाजवादी की, मिश्रित की या खुली की या पूंजीवादी की? तो बताइए रखो और निकालो किस अर्थव्यवस्था की नीति है? तो यह जो सही है यह है पूंजीवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है रखो और निकालो की नीति अपनाई जाती है। यदि बात की जाए भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो आप लोग को बताना है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? विकल्प ए है 1 अप्रैल 1957,
विकल्प बी है 1 अप्रैल 1965 और विकल्प सी है 1 जून 1964, विकल्प डी है 2 अक्टूबर 1961। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है 1 जून 1964। तो देखिए मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा जो है, यह पैसा कब हुआ, 1 जून 1964 से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भविष्य निधि है, तो आप लोग को बताना है कि भारत में भविष्य निधि क्या है। संविदा आधारित बचत है, या अवशेष बचत है, या स्वैच्छिक बचत है, या नियोक्ता की बचत है। तो भाई बताइए कि भारत में भविष्य निधि क्या है। विकल्प ए है संविदा आधारित बचत, विकल्प बी है अवशेष बचत, विकल्प सी है स्वैच्छिक बचत, विकल्प डी है नियोक्ता बचत। तो इसका कौन सा सही है, विकल्प ए संविदा आधारित बचत। तो भारत में जो भविष्य निधि है यह क्या है, यह संविदा आधारित बचत है। अगला क्वेश्चन नंबर है 26 कि भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है, अर्थात भारतीय चमड़े का निर्यात किस देश में सबसे अधिक किया जाता है, आप लोग बताइए। विकल्प ए है रूस को, विकल्प सी है चीन, विकल्प डी है संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प डी है इंग्लैंड। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी। जो भारत के जो चमड़े हैं सबसे ज़्यादा वो निर्यात जो किए जाते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में किए जाते हैं। यदि भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, पूरे अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ किया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। यदि पूछे सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से किया जाता है, तो चीन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग को बताना है कौन सा पर्यायवाची जो है वह आकाश का नहीं है, अर्थात इन विकल्पों में से 3 जो है वह आकाश का पर्यायवाची है किंतु एक नहीं है, उसी को बताना है। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, नभ, अंबर, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, तारा, पथ, शून्य। तो इसमें देखिए नभ, अंबर, गगन, व्योम। व्योम देखिए नभ भी होता है, अंबर भी होता है, व्योम भी होता है, तो ये तीनों हैं। किंतु मीन किसका पर्यायवाची होता है, मीन मछली का पर्यायवाची होता है। मछली का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, जल जीवन होता है, मत्स्य होता है, और क्या होता है, मीन होता है, सकरी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि व्यष्टि का विपरीत क्या होता है। तो देखिए व्यष्टि का विपरीत आपको लोग बताना है क्या होता है, समास, समवेत, समष्टि या समस्त। बताइए क्या होता है। तो देखिए व्यष्टि का जो विपरीत होता है वह क्या होता है, समष्टि। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए है दामाद, विकल्प बी है दामाइतर, विकल्प सी है दाम, विकल्प डी है दामोदर। तो बताइए कौन सा सही है। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, दामोदर। दामाद किसे कहते हैं, दामाद जो बेटी की जो आदमी होते हैं उसे क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। तो आप लोग को बताना कि निम्न जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। तो बताइए। विकल्प ए है अंधा युग, विकल्प बी है आंगन के पार द्वार, विकल्प सी है अद्भुत तालाब, विकल्प डी है प्रेम फुलवारी। तो बताइए कौन सा सही है। विकल्प ए सही है अंधा युग, या विकल्प बी सही है आंगन के पार द्वार, या विकल्प सी सही है अद्भुत आलाप, या विकल्प डी है प्रेम फुलवारी। बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही है वह है आंगन के पार द्वार। तो सच्चिदानंद या अज्ञेय के नाम से फेमस सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जो प्रमुख रचना है वह आंगन के पार द्वार है। यदि अंधा युग की बात की जाए किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की है। अद्भुत आलाप की बात की जाए किसकी रचना है, तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। यदि प्रेम फुलवारी की बात की जाए यह किसकी रचना है, तो यह किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला क्वेश्चन है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है। यदि रसों की बात की जाए रस की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, किंतु भरत मुनि के अनुसार जो है कितने रस हैं, 8 रस हैं। यदि बात की जाए उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है, वीर होता है। यदि हास्य का स्थायी भाव पूछा जाए तो हास्य का जो स्थायी भाव होता है वह ह्रास होता है। यदि रौद्र का स्थायी भाव जो क्या होता है, रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वह रौद्री होता है। और
विकल्प डी की बात की जाए तो जो निर्वेद या वैराग या वीतराग जो है यह किसका स्थायी भाव होता है? शांत का। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र। ठीक, अर्थात इसे क्रोध भी कहा जाता है, रौद्र या क्रोध। क्रोध, ठीक। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? सी। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास के माध्यम से हमने आप लोग को जो है यूपी प्लस पेट पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराया। जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सेम उसी बेस पे है। हाँ, इस क्लास में हमने 2 चीज़ अभी नहीं ऐड की थी, वह था करंट अफेयर और साइंस। अगली क्लास में जो है साइंस और करंट अफेयर को भी ऐड करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्लास आप लोग को कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।